हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करेंगे इंडिया का क्या रोल होगा जो इसराइल के ऊपर अटैक हुआ है और इंडिया किस तरीके से फ्यूचर में इस तरीके की अगर सिचुएशन आती है। देखिए, अभी कल आपने देखा होगा कि इंडिया के पीएम साहब का बयान आता है और वो कहते हैं कि भाई इस मुश्किल सिचुएशन में हम इसराइल के साथ खड़े हैं। किसके खिलाफ? अगेंस्ट जो टेररिस्ट ग्रुप है उनके खिलाफ। और सेम लाइन को वर्ल्ड ऑर्डर के की जितने बड़े बड़े कंट्री हैं, यूएसए, यूरोपीय यूनियन के कंट्री, सारे ने यही बात कही है कि हम पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़े हैं। समझने वाली बात यहाँ है कि एक कंट्री जो है एक टेररिस्ट ग्रुप के अगेंस्ट में फाइट कर रही है और इंडिया का डायमेंशन हम यहाँ लेके चले, वहाँ सोचे इंडिया आखिर क्यों तुरंत, क्योंकि आज तक जो इंडिया की इंटरनेशनल पॉलिसी रही उसमें हमने क्या रखा है कि जब भी हमने फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस देखे कि अभी भी हमने टू स्टेट को सपोर्ट किया, टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट किया, खासतौर से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में। जबकि इसके पहले गाजा पट्टी पे जो तेल हबीब वाला कंसर्न था वहाँ भी इंडिया बहुत न्यूट्रल रहा। गाजा स्ट्रिप में जब इजराइल ने कई जगह कैप्चर किया तो भी इंडिया बहुत न्यूट्रल रहा। इंडिया ने एक तरीके से अगेंस्ट भी बात करी और अभी अचानक से इंडिया पूरी तरीके से इजराइल के साथ। रीजन, जो सिचुएशन इजराइल की है कभी वो इंडिया की हो सकती है क्योंकि इंडिया की जो सराउंडिंग है वैसी बनी हुई है। इजराइल के ऊपर चारों तरफ से अटैक हुआ, लैंड, स्काई एंड वाटर, हर जगह से अटैक हुआ है और वो भी सडन अटैक हुआ है। मोसाद का फेलियर है। ओवरऑल वर्ल्ड ऑर्डर में देखें, हिजबुल्ला उसे सपोर्ट कर रहा है। लेबनान ऑलरेडी इस फाइट में आ गया। टर्की में उसको लेके प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके सपोर्ट में, हमास को सपोर्ट में प्रोटेस्ट हो रहा है। अगेन बात करें, पाकिस्तान में ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ईरान पूरी तरीके से बैकएंड कर ही रहा है। तो ये कंट्री जो है एक ब्लाइंड बैक कर रही है एक टेररिस्ट ग्रुप को। इनके सबके अपने जियो पॉलिटिकल मोटिव है और आपके सेल्फ इंटरेस्ट है। ये केवल एक रिलीजन का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमको समझना होगा यहाँ। इसी तरीके से देख लीजिए तो इजराइल के साथ पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर, वेस्टर्न मीडिया पूरी तरीके से खड़ा है, वेस्टर्न कंट्री पूरी तरीके से खड़ी हैं। रसिया जो है एक मीडियोकर की तरह, एक मीडिएटर की बात कर रहा है कि बंद करो, ये सब सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब इजराइल ने ये बात क्लियर कह दी है कि जो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड है ये लंबा चलेगा और हम कंप्लीटली एरेडिकेट कर देंगे हमास को। ये जो जंग है ये लंबी जाने वाली है। अगर ये जंग लंबी जाएगी तो ये कई तरीके के कंसर्न्स क्रिएट भी करेगी। क्यों? ऑलरेडी दो फ्रंट, एक देखिए आप, ऐसा नहीं कि केवल रसिया यूक्रेन वॉर का ही इम्पैक्ट वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है। अगर ऐसे छोटे छोटे आप कन्फ्लिक्ट देखेंगे तो इनका भी अच्छा खासा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। और इन चीज़ों का यूज़ चाइना ने भी बहुत ही एक नपातुला, एक बहुत बैलेंसिंग बात कही है। चाइना ने ये कंप्लीटली नहीं कहा कि इजराइल को हम सपोर्ट करते हैं। चाइना और पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा वो बहुत ही बैलेंस मिलेगा। अब यहाँ जो चाइना सोच रहा है कि आगे जाके 2024 में या नेक्स्ट ईयर जैसे भी करे वो ताइवान के ऊपर अटैक करे। यूएसए के लिए एक कन्फ्लिक्ट है, एक तरीके से लिटमस टेस्ट भी है क्योंकि इजराइल उसका छोटा भाई है और वो जिस तरीके की एक्टिविटी करेगा, जो सपोर्ट करेगा ताइवान की सिचुएशन। जापान के साथ अभी देखिए एक न्यूज़ आई थी कि जापान, एक सीक्रेट पेपर लीक हुआ है और व्लादिमीर पुतिन चाहते थे कि जापान के ऊपर अटैक किया जाए, ना कि यूक्रेन के ऊपर। तो जापान और यूएसए का मिलिट्री पैक्ट है। यूएसए कहता है कि अगर जापान के ऊपर कोई अटैक होगा तो हमारे ऊपर अटैक माना जाएगा। जापान की आर्मी भी नहीं है, यूएसए की आर्मी उसे सपोर्ट करती है। ये जो आपको वर्ल्ड ऑर्डर की 360 मूवमेंट में आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो टेररिज्म के खिलाफ जो वर्ल्ड ऑर्डर का एक नॉन कोऑपरेशन देखने को मिल रहा है, इसके लिए इंडिया ने काफ़ी स्ट्रगल किया और आज इंडियन डिप्लोमेसी और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इस लेवल पे है कि ओपनली इस बात को कह पा रही है। इसका एडवांटेज हमें मिलेगा, फ्यूचर में भी मिलेगा। दूसरा, इंडिया इन चीज़ों से सीख भी रहा है क्योंकि एक सरप्राइज अटैक है, किसी को नहीं पता था। सुबह 6 बजे सब लोग सोए हुए थे, इवन इजराइल के मिलिट्री बेस तक को कैप्चर कर लिया गया। और किसी के ऊपर इतने मास लेवल पे अगर अटैक किया जाएगा, गन लेके लोग पहुंच जाएंगे तो एक
चैलेंज होगा। अब फ्यूचर में ये भी एक कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या इंडिया पीओके लेगा। देखिए इसकी पॉसिबिलिटी बहुत लेस है, क्योंकि पीओके की जो जियोपॉलिटिक्स अगर आप देखें या उसकी सराउंडिंग देखें या उनके बैकएंड को आप देखें, थोड़ी सी हिस्ट्री उनकी देखें, तो बड़ा स्टेबल एरिया नहीं रहा। और वो स्टेबिलिटी इंडिया के लिए भी वो चीज़ें इंडिया के लिए भी कंसर्न्स क्रिएट करेंगी। इंडिया इजराइल वाले हमले से ये भी देखेगा कि जो नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी है उसको हम किस तरीके से और कॉम्पिटेंटली तरीके से निपट सकते हैं, क्योंकि श्रीलंका वाले पोर्शन में तो चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन पाकिस्तान साइड से और म्यांमार साइड से, बांग्लादेश साइड से जो हमारे चैलेंजेस हैं वो अभी ऐसे बने हुए हैं। तो इंडिया इन सारी चीज़ों से सीखेगा, इंडिया इन सारी चीज़ों को देखेगा और इंडिया भी अब ट्राई करेगा कि अगर ऐसी कभी भी सिचुएशन आ रही है तो किस तरीके से हम आगे अपने स्टेप को लें, उसके लिए हम पहले से क्या प्रिपरेशन करें। ये वॉर इसलिए भी आगे टफ हो जाएगी क्योंकि अभी रॉकेट अटैक हो रहे हैं। अगर इसमें ड्रोन अटैक शुरू हुआ तो इसराइल के लिए भी चैलेंज बड़ा होगा। इनकेस अगर साइबर अटैक की पॉसिबिलिटी आई तो भी इसराइल के लिए परेशानी क्रिएट होगी। लेकिन इसराइल की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो वीपन की एक्सपर्टीज़ है वो बहुत बेहतर है, इसराइल का जो सपोर्ट है वो बहुत बेहतर है, तो इसराइल को उतने चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़ेंगे। फिर भी आर्मी तो इसराइल की ही लगेगी, लोग तो इसराइल के ही मरेंगे, नुकसान तो इसराइल को झेलना ही पड़ेगा। और उसकी वजह से वर्ल्ड ऑर्डर में मिडिल ईस्ट अगर अनस्टेबल होगा तो वर्ल्ड ऑर्डर में उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। रीज़न अभी भी काफ़ी हद तक जो हम फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, गैसेस यूज़ कर रहे हैं, उसकी डिपेंडेंसी हमें मिडिल ईस्ट से सप्लाई हमें मिल रही होती है, हम डिपेंडेंट हैं। और अगर एक कंट्री वॉर में जाती हैं तो हमारे लिए चैलेंज क्रिएट होगा। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 34 किलोमीटर का एरिया जिसको लेके ईरान और यूएसए को लेके बार बार कन्फ्लिक्ट हो रहा है, वहां तक अगर ये बात पहुंची तो एक वर्ल्ड ऑर्डर में मैसिव एग्रेशन आपको देखने को मिलेगा। उससे इकोनॉमी के ऊपर, जॉब के ऊपर, अब देखिए इंडिया के लोग फंसे हुए हैं, नेपाल के लोग फंसे हुए हैं, तमाम तरीके की इंडियन फ्लाइट गई तेल अवीव से के पहले उसे रिटर्न कर दिया गया और रिटर्न आ गई, नहीं जा पाई। ये भी होगा कि जितने वर्ल्ड ऑर्डर के बड़े बिजनेस ग्रुप हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो ये प्रेशर बनाएंगे कि ऐसी सिचुएशन को न क्रिएट करने दिया जाए, इनको मिनिमाइज किया जाए, वार रोको, अदरवाइज फाइनेंशियल लॉस शुरू होगा। ये एक ओवरऑल मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, किस किस डायमेंशन में हम चीज़ों को देख सकते हैं। इसमें दो चीज़ें हमेशा काम करती हैं, एक जो गवर्नमेंट है उसकी विल कितनी पावरफुल है और दूसरा उस कंट्री के लोग कितने सपोर्टेड हैं। क्योंकि इंडिया के अंदर वो चैलेंज दूसरी तरीके से होता है, यहाँ हर चीज़ को का एक पॉलिटिकल डायमीटर है, एक पॉलिटिकल क्राइटेरिया, उसके बियॉन्ड कोई नहीं जाता। लेकिन इजराइल में ये चीज़ नहीं है। अभी देखिए न्यूज़ आ रही है कि जो ओपोजिशन लीडर हैं वो आर्मी के साथ जाके खड़े हो गए और वो बात कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से हमास को इरेडिकेट कर देंगे। लेकिन इंडिया में ये चीज़ें नहीं, इंडिया में ये चीज़ें रिलीजियस चश्मे के ऊपर जानी शुरू हो जाती हैं, कास्ट के ऊपर जानी शुरू हो जाती हैं। ये इंडिया के लिए एक ज़्यादा कंसर्न वाली बात है। तो कुल मिला के जो कंट्री अपना पैट्रियोटिक स्पिरिट अगर शो कर रही है तो वो ऐसे चैलेंजेस को बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर पाएगी। अदरवाइज ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बाद भी हमारे लिए चैलेंज आएगा। लेकिन मैं आपको ये भी कहूँ कि अब तक जब भी इंडिया की सिचुएशन ऐसी आई है तो आप एक साथ खड़े हैं। हमने हर चीज़ को छोड़ के इंडिया फर्स्ट को अपनाया है। एक्सेप्शन की बात छोड़ दीजिए, वो दुनिया में हर जगह है, क्योंकि इजराइल के अंदर भी कुछ दंगे देखने को मिले हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नेशन फर्स्ट होना चाहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।